अंबाला के शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी से प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच शुरू हुआ संघर्ष आज भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने बॉर्डर पार कर आगे बढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन नाकाम रहे, जिसके बाद वहां जमकर बवाल हुआ। किसानों को पीछे धकेलने के लिए सुरक्षा बल के जवानों ने आंसू गैस के गोले दागे तो किसानों में भगदड़ मच गई। किसान खुद को संभाल पाते उससे पहले ही दूसरा आंसू गैस का गोला अचानक उनके पास आकर गिर पड़ा। पुलिस ने ऐसी सख्ती दिखाई कि किसान आगे बढ़ने की ज्यादा देर तक हिम्मत नहीं कर सके। पुलिस ने कुछ ही देर में प्रदर्शनकारियों के हौसले तोड़ दिए। जैसे ही कोई किसान आगे बढ़ता, तुरंत आंसू गैस के गोले उसके पास आकर गिरते। वहीं आंसू गैस के कई गोले तो प्रदर्शनकारियों को सीधे आकर लगे, जिसकी वजह से कई आंदोलनकारी किसान घायल भी हो गए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक प्रदर्शनकारी जमीन पर पड़ा दिखा और उसे गंभीर चोट आई थी। वहीं एक दूसरे प्रदर्शनकारी को भी चोट लगी और वो दर्द से कराहता दिखा। हालांकि मौके पर एम्बुलेंस भी पहुंची और प्राथमिक इलाज करने के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि कई लोगों के घायल होने के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे। ट्रैक्टर्स पर सवार किसान बैरिकेड तोड़कर आगे जाने की कोशिश में जुटे रहे। इसलिए जब आसमान से सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले बरसाए, तब भी किसान ट्रैक्टरों में खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद करते रहे। आंसू गैस के गोले जिस जगह गिरे वहां धुएं का गुबार फैल गया, जिसकी वजह से आंखें भी जलने लगी। हरियाणा पुलिस की ओर से किसानों के ऊपर गोलाबारी की गई है, आंसू गैस के गोले बरसाए गए। ये किसान दिल्ली चलो मार्च में भाग लेने के लिए 13 फरवरी को शंभू बॉर्डर पहुंचे थे, लेकिन यहां से उनको हरियाणा पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया और इसीलिए 4 दिन बाद भी यहां बवाल जारी रहा। सिर्फ शंभू बॉर्डर ही नहीं, बल्कि पंजाब के तमाम टोल प्लाजा पर भी पूरे दिन तनाव की स्थिति बनी रही। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे किसानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन ने भी टोल प्लाजा जाम कर दिया, जिसकी एक तस्वीर पंजाब के बनूड़ के अजीजपुर टोल प्लाजा से सामने आई। यहाँ पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने लोहे की बैरिकेड को उठाकर सड़क के बीचों बीच रख दिया और फिर ट्रैक्टर और कई गाड़ियों को खड़ा करके टोल जाम कर दिया। कुछ ही देर में यहाँ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और टोल प्लाजा में ही लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे, लेकिन किसानों ने किसी को भी आगे जाने नहीं दिया। वहीं किसानों के बुलाए गए भारत बंद का हरियाणा में भी असर देखने को मिला। हरियाणा के सोनीपत में किसानों ने नेशनल हाईवे 44 पर बने भीगान टोल प्लाजा पर कब्जा जमा लिया और किसान नेता गुरनाम सिंह के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए पहुंचे किसानों ने दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक टोल फ्री कर दिया। इस दौरान किसानों ने टोल को चारों तरफ से घेर लिया और किसी भी गाड़ी से टोल कर्मियों को टोल नहीं लेने दिया। जिसके बाद वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें गाड़ियां बिना टोल दिए ही टोल प्लाजा से निकलती दिखी। इस दौरान टोल प्लाजा पर एक ट्रक भी दिखा, जिससे टोल कर्मियों ने टोल वसूलने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने खुद अपने हाथों से बैरियर हटा दिया और ट्रक को बिना टोल दिए ही रवाना कर दिया। किसान नेताओं ने कई टोल को फ्री करवा दिया, या तो कई जगह टोल कर्मियों और किसानों में बहस भी हुई, जिसकी एक तस्वीर हरियाणा के जिंद से भी सामने आई। और यहाँ किसान नारेबाजी करते दिखे। किसानों ने पूरे टोल प्लाजा को घेर लिया और शाम 4 बजे तक सभी गाड़ियों को बिना टोल दिए ही जाने दिया। यहाँ बड़ी संख्या में पुरुष किसानों के साथ साथ महिलाएं भी पहुंची थीं, जिन्होंने हरियाणा बॉर्डर पर डटे किसानों का पूरा समर्थन किया और सभी मांगे पूरी न होने पर सरकार की ईंट से ईंट बजाने का ऐलान किया। इधर आंदोलन को खत्म करने के लिए किसानों और केंद्र सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई। चंडीगढ़ में हुई इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए और बैठक के बाद सरकार ने दावा किया कि किसान संगठनों के साथ बातचीत सकारात्मक रही। अगले दौर की बातचीत में कुछ और मुद्दों पर बातचीत होगी। किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। किसान संगठनों ने सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बैन का मुद्दा उठाया। जिस तरह से आप ट्विटर अकाउंट बंद कर रहे हो, फेसबुक पेज बंद कर रहे हो, इंटरनेट बंद कर रहे हो,
और जो वातावरण हम अपने लोगों को बोलते भी सरकार के साथ मिलने जा रहे हैं, उसके बाद जो होगा देख लेंगे। साथ ही किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर रविवार को कोई सकारात्मक हल नहीं निकला तो आंदोलन जारी रहेगा। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है कि किसान हमारे परिवार के सदस्य हैं। मुंडा ने कहा कि हम हर मसले का समाधान निकालना चाहते हैं जो देश और सबके हित में होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत का दौर लगातार जारी रहना चाहिए और हर मामले में शांतिपूर्ण माहौल में चर्चा होनी चाहिए। मुंडा ने कहा कि रविवार को किसानों से एक बार फिर बातचीत होगी। हम आपको बता दें कि 3 बार की बातचीत बेनतीजा रही है किसानों के साथ और अब मुंडा कह रहे हैं कि बातचीत जो है उसका रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए। कृषक समाज है, अन्नदाता है, हमारे परिवार के लोग हैं और उनके लिए जितना बेहतर अधिक से अधिक हो सकता है वो हम सबको मिलकर के करना चाहिए। और मैंने हमेशा कहा है कि हम बातचीत के जरिए ऐसे चीज़ों का समाधान निकालें जैसे सबके हित में हो, देश के हित में हो। और बातचीत का दौर हमें लगातार जारी रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम हर मामले में शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा करें। तो अर्जुन मुंडा कह रहे हैं कि किसान दूरगामी सोच रखें और अब रविवार को यानी परसों एक बार फिर किसान नेताओं की और केंद्रीय जो 3 मंत्री रिपोर्ट किए गए उनकी बैठक होनी है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों का कर्जा माफ नहीं करती बल्कि अरबपतियों का कर्ज माफ करती है। सामाजिक अन्याय हो रहा है, आर्थिक अन्याय हो रहा है, किसानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का कितना कर्जा माफ किया? 1 रुपया नहीं किया। हिंदुस्तान के 20-25 अरबपतियों का कितना कर्जा माफ किया? पूरा 16 लाख करोड़ रुपए। किसान संगठनों की सरकार से मांगों को लेकर 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। इस बीच विरोधी दल सरकार पर हमलावर है और कांग्रेस ने सरकार पर किसानों के साथ ज्यादती करने का आरोप लगाया। ऊपर से आंसू गैस, ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस फेंका जा रहा है, कील लगाए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि आप जंग में हैं किसानों के साथ और किसान संगठनों के साथ। इधर शिवसेना उद्धव गुट ने भी किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। संजय राउत ने आरोप लगाया कि आजाद हिंदुस्तान में किसानों पर जुल्म हो रहा है। उनको रोकने के लिए जिस तरह से घेराबंदी सरकार ने की है वो ठीक नहीं है। अब तक 100 से ज़्यादा किसान जख्मी हुए हैं, बहुत लोगों को अरेस्ट किया है, बड़े बड़े जेल बना लिए हैं। ये क्या है? स्वतंत्र हिंदुस्तान में हमारे किसानों के ऊपर इस तरह से जुल्म हो रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार से किसान आंदोलन में मारे गए किसानों का भी हिसाब मांगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों का सम्मान किया लेकिन पहले की सरकारों ने किसानों की उपेक्षा की। अगर 5-6 मुद्दों को देखा जाए, खाद, पानी, एमएसपी पर खरीद या फिर बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक, इन सभी पहलुओं पर जो मोदी सरकार ने किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। आज किसानों ने भारत बंद बुलाया है तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली चलो आंदोलन का भी आज चौथा दिन है और दिल्ली की सीमाओं पर किसान अभी भी डटे हैं, जिसे देखते हुए टिकरी बॉर्डर और उसके साथ लगे हरियाणा के बहादुरगढ़ में से पुलिस ने सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया है। पहले जहां एक लंबी चौड़ी सीमेंट कंक्रीट की दीवार बनाई गई थी, वहीं अब बैरिकेड के ऊपर कंटीले तार से बाड़ेबंदी की गई है। इधर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, जिसे लेकर भी सुरक्षा का कड़ा पहरा है। किसानों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली मोर्चा लगाएंगे, अभी ये फैसले पर हम कायम है और हम इसलिए रुके हैं कि वार्ता से कोई ना कोई हल निकल जाए। इधर दिल्ली से सटी हरियाणा की सीमाओं पर लगातार चौकसी बढ़ाई जा रही है, जिससे किसानों को दिल्ली कूच करने से रोका जा सके। किसानों के दिल्ली कूच का आज चौथा दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा चाक चौबंद है, सिंघू बंद कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर पर सीमेंट के बैरियर लगाए गए हैं, उसके साथ ही कंटीले तार लगाए गए हैं और पूरी सीमा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आरएएफ के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, उसके साथ ही साथ
यहाँ पर बोल्डर्स लगाए गए हैं। बोल्डर्स में उनको पूरी तरीके से जाम भी किया गया है, सीमेंट भर करके, और उसे जाम भी किया गया। उसके साथ ही कटीले तार भी यहाँ पर लगाए गए हैं उसमें, कि कोई भी उस पर चढ़ करके और पार नहीं कर सकता है। साथ ही जमीन से लेकर ड्रोन के जरिए ऊपर से भी नजर रखी जा रही है। किसान आंदोलन से दिल्ली में कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक 3 दिन में अब तक लगभग 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आसपास के राज्यों से दिल्ली के लिए खरीदारी करने के लिए प्रतिदिन आमतौर पर लगभग 5 लाख व्यापारी दिल्ली खरीदारी के लिए आते हैं, लेकिन दिल्ली की सीमाएं सील होने की वजह से कारोबारी दिल्ली पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अगर ये आंदोलन लंबा चला तो इससे और भी नुकसान होने की आशंका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से आज झटका लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दोनों नेताओं ने कोर्ट से अपने खिलाफ जारी समन को रद्द करने की अपील की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने समन रद्द करने से इनकार कर दिया और कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठा समुदाय पर सर्वे रिपोर्ट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंप दी। इस रिपोर्ट को जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट मिलने पर सीएम शिंदे ने कहा कि मराठा समाज को आरक्षण देते समय दूसरे समाज के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने कोलकाता में टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ईडी की टीम के साथ सुरक्षा बल के जवान भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एसटीएफ ने 4 टाइम बम के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवकों से पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों का मुजफ्फरनगर दंगों से भी कनेक्शन निकला है। पुलिस का आरोप है कि मुजफ्फरनगर दंगों के समय इन आरोपियों ने बम बनाकर बांटे थे। कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते सीज किए जाने के मुद्दे पर आज दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और इनकम टैक्स विभाग की तरफ से हुई कार्रवाई का विरोध किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान हाथों में बड़े बड़े बक्से और पोस्टर ले रखे थे, जिनमें सरकार विरोधी नारे लिखे थे। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर हो रहे इस प्रदर्शन के दौरान वहां पुतला भी जलाया गया, लेकिन जैसे ही आग तेजी से फैलने लगी उसे बुझा दिया गया, जिसकी वजह से वहां काफी देर तक धुआं फैला दिखाई दिया। इस हंगामे और विरोध प्रदर्शन की वजह से वहां काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल नजर आया। यूथ कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए वहां भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया था, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि प्रदर्शनकारियों को रोकना चुनौती बन गया। क्योंकि यूथ कांग्रेस दफ्तर के बाहर हो रहा ये प्रदर्शन सड़क की तरफ बढ़ने लगा। पुलिस ने इसे रोकने के लिए बैरिकेड लगाए, लेकिन प्रदर्शनकारी उसके ऊपर चढ़ गए और दूसरी तरफ जाने की कोशिश करने लगे। यहाँ पर हाथों में बक्से लेकर ये प्रोटेस्ट जो है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, और ऐसे में यहाँ पर आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के खातों को सीज करने को लोकतंत्र की हत्या बताया। वो कितना भी कोशिश करे अपोजिशन को कमजोर करने के लिए, भारत जोड़ो राहुल जी का न्याय यात्रा रुकवाने के लिए ये सारे साजिश हो रहा है, उसको सबक। इस बीच बैरिकेड पार कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया और हंगामे पर किसी तरह से काबू पाया। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स के फ्रीज होने का जो मामला सामने आया वो वित्त वर्ष 2018-19 का बताया जा रहा है। तब पार्टी के अकाउंट में 14,40,000 रुपए कैश जमा करवाए गए थे, जिस पर कांग्रेस का दावा है कि ये पैसा पार्टी के सांसदों ने कैश जमा कराया था, जिसकी जानकारी सांसदों के नाम के साथ दे दी गई थी। लेकिन हर नोटिस का जवाब देने के बाद भी 14 तारीख को अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। सूत्रों के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2018 और 19 में कांग्रेस पर 135 करोड़ रुपए बकाया था। 135 करोड़ में से 32 करोड़ ब्याज की रकम थी, जिस पर कांग्रेस से 20% पेमेंट यानी 21 करोड़ का भुगतान करने को कहा गया, लेकिन 21 करोड़ में से सिर्फ 78 लाख का भुगतान ही हुआ। अक्टूबर 2023 में कांग्रेस ने 1 करोड़ 72 लाख रुपए का भुगतान किया, जिसकी वजह से आयकर विभाग को 115 करोड़ की रिकवरी करनी है और खातों से पैसे निकालकर ये रिकवरी की जाएगी। इसके लिए खातों में 115 करोड़ से ज्यादा की रकम रखना जरूरी है, तभी कांग्रेस 115 करोड़ के ऊपर की रकम खर्च कर पाएगी। वहीं कांग्रेस ने दावा किया कि उनके खाते में 115 करोड़ रुपए नहीं है। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में सुनवाई के बाद कांग्रेस पार्टी के खातों पर लगी रोक तो हट गई, लेकिन 115 करोड़ का बैलेंस रखना जरूरी कर दिया गया, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने ऐतराज जताया।
और इनकम टैक्स की कार्रवाई को गलत ठहराया। सुनवाई के दौरान कांग्रेस ने समय पर रिटर्न फाइल करने और पैसा न होने पर चुनाव में शामिल न होने की दलील दी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 21 फरवरी को होगी। We had filed a return on time. It is being misconstrued, and only for that reason we can't be punished disproportionately. वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर तालाबंदी बताया। हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र पे बेड़ियां लग गई हैं, लोकतंत्र पे तालाबंदी हो गई है। ये कांग्रेस के अकाउंट के ऊपर तालाबंदी या बेड़ियां नहीं है, ये लोकतंत्र के ऊपर तालाबंदी और बेड़ियां हैं। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी जी डरो मत, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने न कभी झुके हैं न झुकेंगे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बताया। साथ ही बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि कानून के ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कोई सियासी दल ही क्यों न हो। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिन्होंने टैक्स नहीं भरा उन पर कार्रवाई हुई। ये देश को जानना जरूरी है कि एक रूटीन इनकम टैक्स प्रोसीडिंग थी, उनके खिलाफ 135 करोड़ रुपया आउटस्टैंडिंग थे, जहां तक मेरी जानकारी है। हर मुद्दे पर कांग्रेस के केंद्र सरकार को घेरने पर भी बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाए। वो 2G, 3G, जीजाजी, कोल जी सब कुछ करेंगे और कोई उन पे कार्रवाई नहीं करेगा। ये कांग्रेस की गलतफहमी है। और जहां तक आज खाते सील होने का कारण था, इनकम टैक्स ने उसका जवाब दिया कि आप 125 करोड़ रुपए की राशि को हमने फ्रीज किया है, बाकी आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस को कानूनी कार्रवाई में सियासत न करने की सलाह भी दी। कोई भी पार्टी या कोई भी व्यक्ति देश के कानून के ऊपर नहीं है, पूरी संवैधानिक प्रक्रिया है। बीजेपी ने कांग्रेस को अपनी बात कानूनी तरीके से रखने को कहा। भारत में किसी अकाउंट को फ्रीज करने का अधिकार बैंकों के अलावा आरबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोर्ट और सेबी को है। हम आपको बताते हैं कि बैंक अकाउंट किस परिस्थिति में फ्रीज किया जा सकता है। अगर आपने कोई लोन लिया है और उसे भर पाने में नाकाम रहते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अगर आपके टैक्स भुगतान में गड़बड़ी है या आप पर टैक्स चोरी का कोई मामला बनता है तब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अगर दो पक्षों के बीच लेन देन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट में है तब भी दोनों पक्षों का बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड या दूसरे बिल चुकाने में नाकाम रहते हैं तो कार्ड कंपनी की शिकायत पर भी अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अगर जांच एजेंसियों को शक है कि कोई व्यक्ति आतंकवाद या टेरर फंडिंग में शामिल है तो उस व्यक्ति के अकाउंट को भी फ्रीज किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के अकाउंट में संदिग्ध लेन देन होता है तो भी एहतियात के तौर पर बैंक उस अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। कई बार समय पर केवाईसी नहीं करवाने पर भी बैंक ग्राहकों का अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। वहीं लंबे समय तक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन न होने पर भी बैंक उसे फ्रीज कर सकते हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर कोई व्यक्ति उससे पैसे नहीं निकाल सकता है और न ही डिजिटल या चेक के जरिए कोई भुगतान कर सकता है। हालांकि फ्रीज बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेशखाली में महिलाओं और कम उम्र की लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न मामले को लेकर जारी बवाल बढ़ता नजर आ रहा है। बीजेपी ने 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई और उसे संदेशखाली जाकर मामले की पूरी रिपोर्ट तैयार करने को कहा। इस 6 सदस्यीय कमेटी में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी संयोजक, जबकि केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक, सांसद सुनीता दुग्गल, सांसद कविता पाटीदार, सांसद संगीता यादव और सांसद ब्रिजलाल सदस्य हैं। लेकिन संदेश खाली जा रही बीजेपी की इस टीम को पुलिस ने धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए सरबेरिया रामपुर में ही रोक लिया, जिसके बाद कई घंटों तक बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच कहासुनी होती रही। ये कौन सा है, क्या मिलने ही ना दो, ये कौन कानून की मिलने ही ना दो, पहले नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। आप हम लोग के साथ चलिए, ये तो आप लोग अगर सजग होती तो शायद ये ना होता। जब कहासुनी के बाद भी दीदी की पुलिस टस से मस नहीं हुई तो संदेश खाली जाने की मांग करती बीजेपी की टीम अपने समर्थकों के साथ सड़क पर ही बैठ गई। सड़क पर बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य और बीजेपी कार्यकर्ता कई घंटों तक संदेश खाली जाने की मांग पर अड़े रहे, लेकिन बंगाल पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसके बाद बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य ममता सरकार पर हमलावर हो गए। कर करके हिंदू बेटियों को, बहनों को उसके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके बाद ये सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। आज जितनी मुस्तैदी ये दिखा रहे हैं उस दिन नहीं दिखा सकते थे। यही नहीं, हुगली में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और संदेश खाली मामले में ममता बनर्जी पर आरोपियों को शह देने के साथ कहा कि पुलिस बीजेपी की महिला नेताओं के साथ बदतमीजी कर रही है। সন্দেশকারীদের শেখ শাহজাহানদের আটকাতে পারেনি, মেয়েদেরকে তাদের ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে আর এখন আমাদেরকে আটকাচ্ছে, আমাদের মহিলাদের উপর হাত দিচ্ছে, গায়ে হাত দিচ্ছে।
পুলিশের ঘরে মনে হচ্ছে মা বোন নেই। इस हो हंगामे के बीच बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कोलकाता लौट गई। कमेटी ने कहा कि वो राज्यपाल के साथ साथ एथिक्स कमेटी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस मामले से जुड़ी रिपोर्ट सौंपेंगी। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग को लेकर संदेशखाली में पिछले एक हफ्ते से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 14 फरवरी को बीजेपी नेता और कार्यकर्ता पीड़ितों से मिलने गए थे और इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी हुई थी। इसके बाद से ही संदेशखाली समेत 7 ग्राम पंचायतों के 500 मीटर के दायरे में 19 फरवरी तक धारा 144 लागू है, लेकिन बीजेपी नेता वहां जाकर पीड़ित महिलाओं से मिलना चाहते हैं। ऐसी ही कोशिश बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी की थी, लेकिन बशीरहाट में उन्हें रोक दिया गया। यही नहीं, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें सुकांत मजूमदार घायल हो गए, जिनका इलाज फिलहाल कोलकाता के अपोलो अस्पताल में चल रहा है। लिहाजा आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और जाने माने एक्टर मिथुन चक्रवर्ती भी सुकांत मजूमदार से मिलने कोलकाता पहुंचे। उन्होंने सुकांत मजूमदार से उनका हालचाल जाना। दरअसल 1 महीना पहले ईडी ने राशन घोटाला मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान ईडी टीम पर हमला भी हुआ था। तब से शाहजहां शेख फरार है और उसके फरार होने के बाद सामने आई संदेशखाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके साथियों पर यौन उत्पीड़न, हिंसा और जमीन हड़पने के आरोप लगाए हैं। संदेशखाली की महिलाओं का आरोप है कि शाहजहां शेख के लोग गांव में घर घर जाकर सर्वे करते थे और घर में कोई सुंदर महिला या लड़की दिखती थी तो वो उसे पार्टी ऑफिस ले जाते थे। आरोप है कि शेख और उसके साथी महिला या लड़की को कई रातों तक टीएमसी के पार्टी दफ्तर में रखते थे। ये भी आरोप है कि टीएमसी के पार्टी दफ्तर में महिलाओं और लड़कियों का रेप किया जाता था। यही नहीं, संदेशखाली की महिलाओं का आरोप है कि टीएमसी के लोग मारपीट कर उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। 9 फरवरी को महिलाओं ने प्रदर्शन किया और शाहजहां समर्थक शिव प्रसाद हाजरा के पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी। आरोप यह भी है कि पोल्ट्री फार्म गांव वालों की जमीन पर जबरन कब्जा कर बनाया गया है। 13 फरवरी को इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और राज्य सरकार को 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में दावा किया कि टीएमसी के नेता और पुलिस अधिकारी महिलाओं का उत्पीड़न करते थे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संदेशखाली मामले पर रिपोर्ट सौंपी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी संदेशखाली मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। हालांकि सुनवाई की तारीख अभी नहीं बताई गई है। संदेशखाली मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चौतरफा घिरती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी ममता बनर्जी से जवाब मांगने लगी है। यही नहीं, अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने भी संदेशखाली जाकर महिलाओं से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी पुलिस प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देकर रोक दिया, जिसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी सरकार को आड़े हाथों लिया। बांग्लार मुख्यमंत्री আপনি একজন মহিলা হয়েও আপনার কোন রকম বিবেকের দংশন হচ্ছে না, মামাটি মানুষের নেত্রী হয়েও আপনার একবার বিবেকের দংশন হচ্ছে না যে যাই একবার দেখে আসি যে সন্দেশকালীন মা বোনেরা কেন কাঁদছে। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीच का रास्ता चुना। वो ममता सरकार से मामले की जांच कराने की अपील करने के साथ बीजेपी को भी घेरते नजर आए। कहाँ राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, तो राज्य सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे हादसे को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। लेकिन इस मामले में बीजेपी की आक्रामकता कम नहीं हुई। उसने ममता बनर्जी पर संदेशखाली के सच को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। असेंबली में खड़े होकर एक तरफ तो ममता बनर्जी शाहजहां शेख को क्लीन चिट देती है, पीड़िताओं को अपमानित करती है, उन्हीं के ऊपर दोष डालती है, कहती है कि उनके साथ जो भी हुआ एक प्रकार से जायज था। नोएडा रेव पार्टी मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नोएडा रेव पार्टी मामले में एफएसएल की रिपोर्ट के मुताबिक वहां कोबरा करैत प्रजाति के सांपों का जहर इस्तेमाल किया गया था। पिछले साल नोएडा पुलिस ने रेव पार्टी मामले में एल्विश यादव समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अंगदान को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ओडिशा में जो भी व्यक्ति अपने अंगदान करेगा, उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले ओडिशा ने अंगदान करने वालों के लिए सूरज पुरस्कार की शुरुआत की थी। पेटीएम के फास्टैग यूजर्स को अब नया फास्टैग लेना होगा, क्योंकि इसे जारी करने वाली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपने रजिस्टर्ड बैंकों की लिस्ट से हटा दिया है। ऐसे में जिन लोगों के पास पेटीएम फास्टैग है, वो उसे कैंसिल करके लिस्ट में शामिल दूसरे बैंकों से नया फास्टैग खरीद सकते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एमएलए हॉस्टल में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की भयानक लपटें आसमान तक उठती नजर आईं। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े ग्राहकों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए फिलहाल 15 दिन की फौरी राहत दी है। आरबीआई ने पेटीएम बैंक से पैसे निकालने का समय 29 फरवरी से बढ़ाकर अब 15 मार्च कर दिया है। 15 मार्च के बाद भी ग्राहकों को पेटीएम कैशबैक रिफंड मिलेगा, लेकिन पेटीएम बैंक वॉलेट में कोई पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। 15 मार्च के बाद पेटीएम बैंक में किसी तरह का डिपॉजिट नहीं होगा। आरबीआई ने पेटीएम से ग्राहकों को पैसे निकालने में मदद करने के लिए कहा है। साथ ही ग्राहकों को भी आरबीआई ने 15 मार्च से पहले पेटीएम बैंक वॉलेट बंद करने की सलाह दी है। 15 मार्च के बाद बिजली बिल समेत दूसरे बिलों का पेमेंट भी नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही लोन की किस्त और ओटीटी सब्सक्रिप्शन भी 15 मार्च के बाद नहीं होगा। आरबीआई की तरफ से पेटीएम बैंक में आने वाली सैलरी के लिए भी 15 मार्च से पहले का लोगों को विकल्प खोजने के लिए कहा गया है। बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आखिरी दिन सासाराम में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर रोड शो किया। इस दौरान तेजस्वी यादव गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर नजर आए। जिन्होंने सासाराम में सुबह सुबह राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। दोनों नेता एक दूसरे के गले मिले और फिर एक ही गाड़ी में सवार होकर साथ निकले, जिसे तेजस्वी यादव चलाते नजर आए। राहुल और तेजस्वी जिस गाड़ी में सवार थे उसमें पिछली सीट पर कांग्रेस नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार भी बैठी नजर आईं। इसके बाद गाड़ी में सवार ये नेता सासाराम की सड़कों पर आए, जहां मौजूद लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राहुल और तेजस्वी का काफिला जहां से भी निकला वहां मौजूद लोगों ने उन पर फूल बरसाए। इस दौरान भीड़ को देखकर राहुल भी काफी खुश नजर आए और उन्होंने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इस न्याय यात्रा के दौरान सासाराम में किसान न्याय महापंचायत का आयोजन भी किया गया था, जिसमें राहुल और तेजस्वी यादव ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर सियासी हमले किए और केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया। किसानों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए विकास के नाम पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया। जिस चीज को यहाँ विकास कहा जा रहा है वो किसान विरोधी है, वो मजदूर विरोधी है, वो छोटे व्यापारियों के विरोधी है। तो फिर ये कैसा विकास हुआ? जिस चीज को सरकार विकास कहती है वो विकास नहीं है, वो चोरी है। वहीं किसानों के मुद्दे पर तेजस्वी भी केंद्र पर हमलावर नजर आए। प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है, वो प्रियंका चोपड़ा से जरूर मिलेंगे, लेकिन हमारे किसान भाइयों से नहीं मिलेंगे। आंदोलन में हम आपके भागीदार हैं कि एमएसपी जो है आप लोगों को मिलना चाहिए, उससे कम कुछ नहीं होना चाहिए। तेजस्वी ने मोदी सरकार पर पूंजीपतियों का साथ देने का आरोप भी लगाया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का समर्थन किया। लालू यादव ने राहुल गांधी को पीएम पद के लिए एक योग्य उम्मीदवार बताया और राहुल की न्याय यात्रा में उमड़ी भीड़ पर खुशी जताई। इस दौरान एक सवाल के जवाब में लालू यादव ने कहा कि राहुल के पीएम बनने में कोई कमी नहीं है। काफी भीड़ है और जीतेंगे हम लोग। राहुल जी पीएम बनेंगे, कोई कमी थोड़ी है, कोई कमी नहीं है। इस बीच लालू का नीतीश प्रेम भी दिखाई दिया। एक दिन पहले पटना में राज्यसभा प्रत्याशी के नामांकन के दौरान सामने से गुजरते हुए लालू और नीतीश की मुलाकात हुई थी, जिस पर लालू ने नीतीश को बधाई भी दी थी। उतर रहे थे, हम चढ़ रहे थे। कुछ बात उनको नहीं, हम शुभकामना उनको भी दे दिए, बधाई। उधर सासाराम में न्याय यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने भी नीतीश को साथ लेकर चलने की बात कही। कितना भी कुर्बानी देना पड़े, लेकिन नीतीश जी को हम लोग लेकर के चलेंगे और 2024 में बीजेपी को, मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। तेजस्वी ने इस मौके पर इंडिया गठबंधन को मजबूत बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी में आज एम्स का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी है, आज नींव रखी है, बनने के बाद लोकार्पण भी हम ही करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी में आज 9,750 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एम्स का भी शिलान्यास किया। रेवाड़ी में देश का 22वां एम्स बन रहा है। पिछले 10 वर्षों में 15 नए एम्स स्वीकृत किए जा चुके हैं।
पीएम लगातार देश में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। आंकड़ों पर गौर करें तो देश में 2014 से 2024 तक के 10 साल के एनडीए के शासन में रेवाड़ी को मिलाकर अब तक 16 एम्स स्वीकृत हो चुके हैं, जबकि यूपीए सरकार की बात करें तो 2004 से 2014 तक महज 6 एम्स ही बनाए गए। इस बीच प्रधानमंत्री ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस मेरे खिलाफ साजिशें करती है और जनता मेरे आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। भारत में अब हाइड्रोजन फ्यूल से प्लेन उड़ाने की तैयारी है और इसके लिए भारत की मे एयर यानी मैरीटाइम एनर्जी हेली एयर सर्विसेज लिमिटेड ने स्विट्जरलैंड की कंपनी सीरियस जेट से करार किया है। इस करार के तहत मे एयर सीरियस जेट से हाइड्रोजन फ्यूल से उड़ने वाले 50 छोटे हवाई जहाज खरीदेगी। कंपनी का कहना है कि आने वाले दिनों में वो ऐसे 50 और हवाई जहाज खरीदेगी। खास बात यह है कि इन सी प्लेन्स को भारत में ही बनाया जाएगा। इसके लिए दोनों कंपनियों के बीच में 33,000 करोड़ से ज्यादा की डील हुई है। फिलहाल हाइड्रोजन फ्यूल से उड़ने वाले एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन स्टेज में है और 2028 से उनकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। सीरियस जेट का दावा है कि हाइड्रोजन ईंधन से उड़ने वाले ये प्लेन एक बार में 1850 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट VOTL यानी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग तकनीक से उड़ते हैं, यानी इनको उड़ाने और उतारने के लिए रनवे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्लेन 520 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। चूंकि ये प्लेन हाइड्रोजन फ्यूल से उड़ेंगे, इसलिए इनसे किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होगा। चुनाव नतीजों के ऐलान के 6 दिन बाद भी पाकिस्तान में नई सरकार के गठन पर सस्पेंस जारी है। नवाज शरीफ की पार्टी PMLN और जेल में बंद इमरान खान की पार्टी PTI सत्ता पर काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही है। नवाज शरीफ की पार्टी PMLN सरकार बनाने के लिए बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP की मान मनव्वल करती दिखी, तो वहीं PPP समर्थन के बदले सौदेबाजी करती नजर आई। बिलावल की पार्टी ने आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति बनाने, जबकि यूसुफ रजा गिलानी या सैयद खुर्शीद अहमद शाह में से किसी एक को नेशनल असेंबली का स्पीकर बनाने की शर्त रखी। हालांकि इन शर्तों को लेकर गुरुवार को ही दोनों दलों की बैठक होनी थी, लेकिन ये बैठक टल गई, जिसके बाद तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। ये बात अलग है कि नवाज की पार्टी सरकार और शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वजीर आजम बनाने को लेकर आश्वस्त नजर आई। वहीं दूसरी तरफ जेल में बंद इमरान खान की पार्टी PTI ने भी केंद्र में सरकार बनाने को लेकर अपनी कोशिशें तेज कर दी। PTI ने तो उमर अयूब खान को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी बना दिया, जो कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते हैं, जिन्होंने 1965 में भारत के खिलाफ जंग छेड़ी थी। उमर अयूब खान 2002 से 2018 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में रहे, जबकि 2018 में उन्होंने इमरान खान की पार्टी PTI का दामन थाम लिया। PTI के टिकट पर हरिपुर से चुनाव जीते और इमरान खान मंत्रिमंडल का हिस्सा बने। जानकारी के मुताबिक उमर अयूब खान अभी अंडरग्राउंड हैं। 9 मई 2023 को हुई हिंसा के मामले में जांच एजेंसियां उमर अयूब खान की लंबे समय से तलाश कर रही हैं। यही नहीं, उमर अयूब खान अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करने भी नहीं गए थे। हालांकि इसके बावजूद वो चुनाव जीत गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के धुर विरोधी विपक्षी नेता अलेक्सेई नवेलिनी की जेल में मौत हो गई। रूस के जेल अधिकारियों ने अलेक्सेई नवेलिनी की मौत की जानकारी दी। नवेलिनी रूस में फंडिंग के आरोपों में 2021 से जेल में बंद थे और उन्हें 19 साल की सजा हुई थी। नवेलिनी को पहले भी मारने की कोशिश हुई थी। 2017 में अलेक्सेई नवेलिनी पर जानलेवा हमला हुआ था। हमले में उनकी आंख पर गंभीर चोटें आई थी, जबकि साल 2020 में अलेक्सेई नवेलिनी को जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। वो फ्लाइट में बेहोशी की हालत में पाए गए थे, जिसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो कई दिनों तक कोमा में भी रहे थे।